फाइनल गुड्स का एक ऐसा मनी वैल्यू जो कि गुड्स या सर्विसेज का हो जो प्रोड्यूस होता है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के अंदर। क्योंकि अगर कोई मशीन, अगर कोई इक्विपमेंट, अगर कोई टूल्स यूटिलाइज होती है हमारे प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। पता है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स? जो कि अनफिनिश्ड होता है, याद रखना, भूलना मत। जब यूटिलाइज करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनका जो भी गुड्स सर्विसेज यूटिलाइज करता है, तो फिर उसको क्या मिलता है? वो फिर पे करता है फैक्टर इनकम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का उनका सेकंड यूनिट विच इज अबाउट नेशनल इनकम। फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं पुरानी सारी वीडियोस के लिंक ऐड कर दूंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ना आपके सब्जेक्ट वाइज, आपके चैप्टर वाइज नोट्स ऐड की रहती है, जो कि आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर? अब हम बिना रुके स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर सेकेंड यूनिट विच इज नेशनल इनकम। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम यानी कि एनआई refers to the money value of final goods and services produced by the residents of a country, whether operating within the domestic territory of the country or outside। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स का एक ऐसा मनी वैल्यू जो कि गुड्स या सर्विसेज का हो जो प्रोड्यूस होता है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के अंदर, भले ही वो ऑपरेट हो रहा है टेरिटरीज में या फिर आउटसाइड द कंट्री। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? फिर से सुनो, नेशनल इनकम मतलब होता है मनी वैल्यू किसी फाइनल गुड्स या किसी फाइनल सर्विसेज का जो कि कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। वेदर ऑपरेट कौन कर रहा है? रेसिडेंट तो कंट्री का ही रेसिडेंट में हो रहा है, प्रोड्यूस तो रेसिडेंट में हो रहा है, बट ऑपरेट शायद कोई कर रहा होगा बाहर कंट्री से या फिर कर रहा होगा इनसाइड द कंट्री से। तो ऑपरेशन दोनों जगह से होता है ना। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो जाएगा? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the resident of a country operating within the domestic territory of the country or outside, generally during factor income। तो अगर मान लो आपका जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हो कहाँ रहे? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री में, राइट? तो उसकी जो मनी वैल्यू है, बट ऑपरेट कहाँ से होता है? या तो डोमेस्टिक में ऑपरेट होगा या फिर आउटसाइड द कंट्री ऑपरेट होगा। क्लियर? तो ये जो पूरा मनी वैल्यू है ना, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। चलो आगे देखते हैं। सो NI is the value of income generated within the country plus the income earned from abroad। तो NI का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ इनकम, यानी कि देखो इसमें सम्स है, हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है? वैल्यू ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री। तो जो भी आपके वैल्यू विद इन द कंट्री जनरेट हो रही है, उसको हम किससे प्लस कर लेंगे? उसको हम प्लस करेंगे इनकम अर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड। तो अगर आपका कोई ऐसा गुड्स है या ऐसा कोई सर्विसेज है जो आपकी खुद की कंट्री में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसका जो इनकम जनरेट होगा, तो उसका जो वैल्यू जनरेट होगा विद इन द कंट्री प्लस द इनकम अर्न्ड आउटसाइड द कंट्री, यानी कि फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? चलो, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और द एग्रीगेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम पे। तो एनआई का ना मेन फीचर्स है, कुछ कुछ फीचर्स हमें जानना होगा। तो नेशनल इनकम की फीचर्स क्या क्या होती है? पहला है नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। तो नेशनल इनकम क्या रिफ्लेक्ट करती है? कोई भी गुड्स या सर्विसेज का फाइनल वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। नेशनल इनकम क्या रिफ्लेक्ट करेगा? हमारे गुड्स या सर्विसेज का फाइनल वैल्यू। क्लियर? चलो, NI can be expressed in terms of money values and NLIS is a flow concept। अब देखो क्या है यहाँ पे? NI can be expressed in terms of money value, हम इसे मनी वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और NI का मतलब होता है फ्लो कंसेप्ट। क्लियर? तो ये तीन हमारी फीचर्स थी। तो हम लोगों ने मतलब क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनल इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम की फीचर्स क्या क्या होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सॉरी गाइस, वेट अ सेकेंड। ओके, ये क्या हो रहा है? चलो देखो, अब हम कुछ कुछ टर्म्स देख लेंगे। नाउ व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी मार्क और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल फिनिश्ड गुड्स and services produced within a country,
borders in a specific time period. तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा टोटल मॉनेटरी वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज का टोटल मॉनेटरी वैल्यू या फिर टोटल मनी वैल्यू बोल सकते हो आप। तो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का जो कि फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी, जो कि प्रोड्यूस हुई थी विद इन द कंट्री, ठीक है, विद इन द कंट्रीज बॉर्डर ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। तो लर्न कर लो क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? टोटल मॉनेटरी वैल्यू और मनी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर ऑन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जब किसी कंट्री के बॉर्डर के अंदर कोई गुड्स फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हो रही है या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मनी वैल्यू होता है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। क्लियर? चलो, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे साल में जो रेसिडेंट्स है ना कंट्री के, तो वो जो रेसिडेंट्स हैं, वो जो एक साल में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो मनी वैल्यू, टोटल वैल्यू है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे जीडीपी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अभी देखो एनडीपी क्या होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Capital goods like machines, equipments, tools, factories, buildings, etc. get depreciated during the process of production. After some time, they need replacement. देखो depreciation मतलब क्या होता है? जिसमें आपका गुड्स का ना वैल्यू कम होते जाएगा, तो उसे हम कहते हैं depreciation. तो यहाँ पे देखो सिंपल है, अगर मान लो कोई ऐसा मशीन है या कोई इक्विपमेंट है या कोई टूल्स है या कोई फैक्ट्री बिल्डिंग्स है, तो ये डेप्रिशिएट क्यों होगा? जब हम इसको प्रोडक्शन में यूज करते जाएंगे ना, तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, उस टाइम पे हम एक्सट्रीम यूटिलाइजेशन करेंगे मशीन्स का, गुड्स का, इक्विपमेंट्स का, टूल्स का, तो जो गुड्स है वो डेप्रिशिएट होगा, उसका वैल्यूज क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। तो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माइनस करेंगे, यानी कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसे हम कह लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया? क्योंकि अगर कोई मशीन, अगर कोई इक्विपमेंट, अगर कोई टूल्स यूटिलाइज होती है हमारे प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। तो अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? एनडीपी मिल जाएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? चलो, रिडक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द जीडीपी प्रोवाइड एज द एनडीपी। सिंपल है, अगर हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। देयरफॉर एनडीपी इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि क्या हो गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला? क्या है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अब चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ओके, लेट्स सी। अब एनडीपी का सिग्निफिकेंस क्या होता है? एन एक्सपैंडिंग गैप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी इंडिकेट्स इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अगर मान लो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड दिखता है हमें जीडीपी में और एनडीपी में, यानी कि जीडीपी मतलब क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी का मतलब क्या हो गया हमारा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके बीच में जो हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, यानी कि इकोनॉमिक हमारे बताता है कि क्या इकोनॉमिक में कैसा सिचुएशन चल रहा है अभी। क्लियर? देखो, a narrowing gap between GDP and NDP represents a better condition in the country's capital stock. अगर मान लो कोई एक्सपैंडिंग गैप है तो दिखेगा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। ठीक है, अगर कोई नैरोइंग गैप है तो क्या समझ में आएगा कि भाई सिंपल है कि कंट्री कैपिटल स्टॉक की कंडीशन क्या है। क्लियर? चलो देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर देन जीडीपी। कभी कभी बताते हैं कि भाई एनडीपी जो है ना, वो हमें बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर समझते हैं हम एनडीपी को इंस्टेड ऑफ जीडीपी। यानी कि अगर मान लो हम जीडीपी से डिप्रेशन को माइनस करते जाएंगे तो हमें एनडीपी मिलेगा। तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं ना कि एनडीपी जो है, अगर हम कंपेयर करें जीडीपी और एनडीपी में, तो एनडीपी है एक बेस्ट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक के लिए। ठीक है, देखो, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन अलोन कैन पुश अप द जीडीपी लेवल। अगर मान लो डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जीडीपी लेवल अपने आप पुश अप होगा ना, but it does not indicate improvements in that country's social and economic well-being. But अगर मानो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारा कंट्री सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग में इंप्रूवमेंट नहीं होता है if depreciation increases and if there is a push up in GDP level.
क्लियर? चलो अब देखो जीएनपी क्या होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। सिंपल, अगेन सेम चीज है। जीएनपी का मतलब क्या होता है? जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि कंट्री के लोग बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है, देखो जीएनपी क्या मेजर करती है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट्स। Therefore, any output produced by foreign residents within the country borders must be excluded in calculation of GNP, while any output produced by the country's residents outside outer borders must be counted. Simple है, देखो अगेन सुनो क्या लिखा है। GNP is a flow concept. GNP का मतलब क्या होता है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट? देखो GNP measures the total monetary value of the output produced by country's residents. तो GNP क्या कैलकुलेट करती है? टोटल, कि भाई कितना मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो कंट्री के रहने वाले लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आया? देखो देयरफॉर अगर कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है फॉरेन रेसिडेंट्स से, मतलब अगर मान लो कोई फॉरेन रेसिडेंट्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी कहां? विद इन द कंट्री के बॉर्डर, मतलब विद इन द कंट्रीज बॉर्डर अगर कोई फॉरेन रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हम जीएनपी से एक्सक्लूड करेंगे। समझ में आया? बट अगर कोई आउटपुट प्रोड्यूस होता है बाय द कंट्रीज रेसिडेंट्स आउटसाइड ऑफ इट्स बॉर्डर, बट अगर कोई कंट्री का रेसिडेंट बॉर्डर के बाहर जाके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम क्या करेंगे? उस चीज को हम काउंट करते हैं। सिंपल है, अगर कंट्री का रेसिडेंट कंट्री में रह के काउंट कर रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, बट अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है आउटसाइड द कंट्री तो वो काउंट होता है। ठीक है, तो सिंपल है, जीडीपी प्लस जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, वेयर एनएफआईए रिप्रेजेंट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, हम किसको प्लस कर रहे हैं? जीडीपी के साथ प्लस क्या करते हैं हम? एनएफआईए, यानी कि जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट आउटपुट जो कि बाहर से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? बाय द कंट्रीज रेसिडेंट आउटसाइड द बॉर्डर मस्ट बी काउंटेड। तो जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है आउटसाइड द बॉर्डर उसे हम काउंट करेंगे। तो हम काउंट कर रहे हैं ना, जीडीपी में काउंट कर रहे हैं ना हम एनएफआईए। तो एनएफआई का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा नेट फैक्टर इनकम जो कि हमें कहां से मिल रहा है? अब्रॉड से मिल रहा है। क्लियर? चलो देखो, तो जीएनपी माइनस जीडीपी इज इक्वल्स टू एनएफआईए। अगर आपको ढूंढना है कि भाई नेट फैक्टर इनकम जो कि अब्रॉड से हो रहा है वो कितना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल कैलकुलेशन, मैथ्स का ट्रिक लगाओ। क्या करते हैं? जीएनपी से जीडीपी को माइनस, फिर में क्या मिल जाएगा? एनएफआईए। ठीक है, चलो अभी देखो एनएनपी क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। यानी कि देखो सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी से हम माइनस क्या करेंगे? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगेन सेम चीज है, तो एनएनपी एनडीपी प्लस एनएफआईए, फिर एनडीपी प्लस एनएफआईए, सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना एनएफआईए वाला, सेम चीज नेशनल प्रोडक्ट के लिए भी है। जो जीडीपी के लिए है वही एनडीपी के लिए भी है और वही एनएनपी के लिए भी है। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट, अभी देखो, इफ द इनफ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन द आउटफ्लो, देन एनएफआईए विल बी पॉजिटिव एंड एनएनपी विल बी मोर देन एनडीपी। अगर कोई भी फैक्टर ऑफ इनकम जो कि अब्रॉड से है, अगर उसकी इनफ्लो मोर देन द आउटफ्लो है, यानी कि जो भी इनकम एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर उसकी इनफ्लो मोर देन द आउटफ्लो है, तो वहां पे क्या होता है? एनएफआईए मोर देन 0, देन एनएनपी इज मोर देन एनडीपी। तो यहाँ पे एनएनपी जो होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी एनएफआईए जो होता है वो होता है पॉजिटिव। अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं एनएफआईए इज लेस देन 0, तो कहां जाएंगे हम? लेस देन 0 यानी कि पीछे आ रहे हैं ना, तो -1, -2, -3 होगा। बट हम क्या बोल रहे हैं? एनएफआईए इज मोर देन 0, तो यानी कि हम कहां जाएंगे? 1, 2, 3, तो पॉजिटिव में जा रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ जाते तो क्या होता है? यहाँ जाते तो नेगेटिव होता। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम इज मोर मतलब कि इनफ्लो इज मोर देन द आउटफ्लो, तो यहाँ पे क्या होगा? एनएफआईए विल एक्ट एज अ पॉजिटिव। ठीक है, देखो अभी, लेकिन अगर इनफ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन, ठीक है, अगर इट इज लेस देन एनएफआईए, सॉरी इफ इट इज लेस देन द आउटफ्लो, सिंपल है, यहाँ मोर देन था ना, यहाँ पे क्या होगा? लेस देन। इफ net factor income from abroad उसकी inflow is less than the outflow, then NFIA will be negative and NNP will be less than NDP। सिंपल है, मैंने जो बताया आप लोग को, अभी ये जो सिचुएशन थी ना वो इसमें होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे NFIA इज लेस देन 0, तो NFIA विल बी एक्टिंग एज नेगेटिव। ठीक है, देखो इफ द इनफ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू द आउटफ्लो, अगर मान लो NFIA, ठीक है, अगर इसकी इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो से इक्वल होगी तो वहां पे क्या होगा, NFIA विल बी 0 एंड NNP विल बी इक्वल टू NDP। सिंपल है, तो NNP विल बी इक्वल टू NDP और यहाँ पे क्या होगा, नो लेस देन नो मोर देन, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो देखो नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट बिजनेस, यानी कि देखो सिंपल है, फॉर्मूला को लर्न कर लो, कुछ कुछ फॉर्मूलाज है यहाँ पे, भाई कॉपी करके लिखते जाओगे क्या क्या फॉर्मूलाज है आपके। ठीक है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP माइनस IBT, IBT यानी कि इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस। क्लियर, देखो नेशनल इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू द सम ऑफ सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड प्रोप्राइटर्स इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम NI। देखो सिंपल सा है, ये जो नेशनल इनकम NI है ना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें होता है हमारा सैलरीज का सम करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड प्रोप्राइटर्स इनकम, तो हमारी हम लोग को मिल जाती है नेशनल इनकम। समझ में आ गया? देखो अब देखो पर्सनल इनकम क्या होता है और यहाँ पर डिस्पोजल इनकम क्या होता है। देखो पर्सनल इनकम क्या है, PI इक्वल्स नेशनल इनकम नेट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी कि PI इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस ट्रांसफर TI। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स एडेड टू नेशनल इनकम आर सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन पेमेंट्स, वेलफेयर, अनएम्प्लॉयमेंट पेमेंट्स। तो यहाँ पे देखो जो ट्रांसफर पेमेंट्स है उसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई सोशल सिक्योरिटी का पैसा है, ठीक है, अगर कोई पेंशन का पेमेंट्स है, अगर कोई वेलफेयर है या कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस। सिंपल फॉर्मूला देख लो, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला पूरा देख लो, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। PI इक्वल्स टू NI नेशनल इनकम प्लस अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट्स प्लस वेलफेयर का बेनिफिट्स प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जिसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, टैक्सेस ऑन सोशल सिक्योरिटी। अगर मान लो ये तो हम ऐड करते हैं, ये तो हम ऐड करते हैं, बट इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उससे डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर मान लो आपको ढूंढना है कि PI का मतलब क्या होगा, PI इक्वल्स टू NI प्लस, ठीक है, NI प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्लस वेलफेयर बेनिफिट्स प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इसमें से हम टैक्स को हटा देंगे जो कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स पे लगा हुआ है। ठीक है, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स करेंगे, माइनस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो हमें मिल जाएगा पर्सनल इनकम। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अब देखो डिस्पोजल इनकम क्या होता है। DI इज द पोर्शन ऑफ इनकम अवेलेबल टू एन इनकम अर्नर आफ्टर ऑल इनकम टैक्सेस आर डिडक्टेड। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो इनकम अर्न करता है, तो जब आप उसके इनकम सारे टैक्स को डिडक्ट कर दोगे ना, तो वो होगा डिस्पोजल इनकम। समझ में आया? अगर कोई इनकम अर्निंग पर्सन है, अगर उसके अर्निंग से हम सारे टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, डिस्पोजल इनकम। क्लियर? देखो द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पोजल इनकम आर एज फॉलोज। सिग्निफिकेंस क्या क्या देखो, डिस्पोजल इनकम is used by analysts to measure the state of an economy. It can also be used to measure the household's financial reserves. It helps economists to measure the savings and spending rates of the household. Disposal income is used to derive several economic indicators and measures such as discretionary income and personal saving rate. देखो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो मैंने यहाँ बताया ना, उसको इसको पढ़ लेना, ये लाइन को पढ़ लेना। किसी भी इनकम अर्नर की अगर हम टैक्स डिडक्ट कर देंगे उसके इनकम से, तो वो हो जाएगा डिस्पोजल इनकम। फॉर्मूला देखो क्या है, डिस्पोजल पर्सनल इनकम DI मतलब क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्सेस। ठीक है, ये समझ आना आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया ना, पर्सनल इनकम का डायरेक्ट टैक्स और यहाँ पे डिस्पोजल पर्सनल इनकम DI। हम देखो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, रेफर टू एज दोज गुड्स जिसको और प्रोसेसिंग नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई गुड्स है जिसको प्रोसेसिंग और नहीं लगेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाई फाइनल गुड्स है ना, रेडी है। नेक्स्ट, these goods are also known as consumer goods and are produced for the purpose of direct consumption by the end consumer. सिंपल है, अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब उसकी कोई प्रोडक्शन की प्रोसेस उसमें नहीं लगेगी और अब कंज्यूमर उसको अटेंड कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स। क्लियर? देखो वही इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, रेफर टू एज दोज गुड्स दैट आर यूज्ड बाय बिजनेसेस इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। तो अगर कोई गुड्स ऐसी है जो बिजनेस के लोग या कोई भी ऐसा प्रोडक्शन
फैक्ट्री के पर्सन यूज करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मान लो सिंपल है, अगर कोई भी इंसान अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किसी गुड्स को यूटिलाइज करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या हो जाएगा, ये तो फिनिश था ना, बट ये फिनिश्ड है नहीं, तो इंटरमीडिएट गुड्स आर अनफिनिश्ड गुड्स दैट बिकम पार्ट ऑफ अनदर फाइनल प्रोडक्ट दैट कंपनी सेल। तो इंटरमीडिएट गुड्स एक ऐसी अनफिनिश्ड गुड्स है जो कि बाद में किसी फिनिश्ड गुड्स का पार्ट बन जाता है। ठीक है, चलो, कंपनीज कैन यूज इंटरमीडिएट गुड्स टू बिल्ड अदर गुड्स देमसेल्व्स or partially completed forms or for others to build and sell final products or sell to the companies to produce other intermediate goods। देखो सिंपल है, आप ये भी कर सकते हो ना कि अगर मान लो आप कोई फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते हो तो आप किसी इंटरमीडिएट गुड्स को यूटिलाइज कर रहे हो अपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप यही चीज किसी और कंपनी को सेल कर लो कि भाई मेरे पास इंटरमीडिएट गुड्स है, आप चाहो तो मेरे से ले सकते हो, तो वो जगह हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो गुड्स जो है वो अनफिनिश्ड है, फिनिश नहीं, उसको फिनिश करने के लिए प्रोसेसिंग आगे बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। देखो क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल। अगर किसी कैपिटल के वैल्यू में कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। क्यों डिक्रीज होगा, ड्यू टू रेगुलर वेयर एंड टियर। अगर मान लो कोई ऐसा मशीन है, हम उसको यूज कर रहे हैं, मान लो मोबाइल फोन, ठीक है, यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे यूज कर रहे हैं, बहुत साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आप जब उसको सेल करते हो, रीसेल करते हो, तो प्राइस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है ना, इंक्रीज नहीं होता। तो वहां पे हम कहेंगे कि भाई गुड्स का जो है ना डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना कंटिन्यू यूज करने के बाद, इसकी वैल्यू वेयर एंड टेयर करने के बाद जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर गुड की वो डिक्रीज हो गई है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर, तो देखो नेक्स्ट, while fixed assets या capital stock is in use that goes down in value, depreciation can be said as the loss of value in fixed assets in use on account of normal wear and tear। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज पे लॉस होना, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखो, thus it is also known as the consumption of fixed capital। अब कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस incurred when the value of decreases for a capital asset such as an investment or real estate। अगर मान लो किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, सिंपल है, अगर मान लो आपने कोई कंप्यूटर सेंटर खोला है, ठीक है, आपका कंप्यूटर सेंटर है, उसमें आपने 50 कंप्यूटर लगा के रखा हुआ है, आपके कंप्यूटर सेंटर को हो गया 5 साल, तो आपके पास एक फिक्स्ड एसेट है, आपके पास एक गुड्स है जो कि आपके लिए एक एसेट है, बट क्या आप उसको जब रीसेल करोगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और वैसे डिक्रीज होगा ना, तो उसे हम कह सकते हैं कैपिटल लॉस। जब आपके पैसे लगाए हुए चीजों में, आपके गुड्स में, सर्विसेज में कंटिन्यूअस लॉस हो रही हो तो उसे हम कह सकते हैं कैपिटल लॉस। क्लियर, चलो नेक्स्ट, कुछ हमारे फॉर्मूलाज हैं, देख लो यहाँ पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मैं बता रही हूँ, आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडी से माइनस करना। याद रखना कि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज को माइनस करना है, फिर उसको प्लस करना है। इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज को माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके उसको प्लस करना पड़ेगा। क्लियर, चलो देखो नेक्स्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, सिंपल है। एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। देखो ये इतना नहीं करना हम लोग को, ठीक है, इसको आप लोग लर्न कर लो, ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स। क्योंकि आपको अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन आती है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो आपको वहां पे फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स ऐड करूंगी, वहां से आप लोग थोड़ा सा फाइल को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, एक सम्स दिया हुआ है यहाँ पे, चलो मान लो ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, इसको ना आप लोग सॉल्व करोगे, होमवर्क सबको सॉल्व करना है, अगर कोई छूटा ना तो देख लेना फिर, ठीक है। वैसे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी बट देख लूंगी फिर मैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 आप लोग का होमवर्क है, क्वेश्चन देखना नोट से, बट आंसर्स मत देखना, ठीक है। अगर बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो तो नहीं देखोगे, बट अगर चोर हो, चकारी करते हो, तब तो देख ही लोगे भाई, तब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करना, होमवर्क करके रखना दोनों क्वेश्चन, अगर डाउट होगा तो कमेंट से पूछ लेना। क्लियर, चलो नेक्स्ट, अभी देखो
दो तरीके का जीडीपी होता है, ठीक है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 ईयर एट करंट प्राइसेस। तो जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो कि प्रोड्यूस हुई थी इन 1 ईयर अभी करंट प्राइस के साथ, यानी कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस इन अ ईयर एट करंट प्राइस इज कॉल्ड जीडीपी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सपोज कर लो 1000 यूनिट्स इंटू 10 हो गया 10,000, तो नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर प्राइस ₹12 हो गया तो कितना हो गया 1200, यानी कि हो गया 14,400। तो यहाँ पे क्या हो गया, हायर ड्यू टू प्राइस प्लस क्वांटिटी राइज, तो क्वांटिटी भी बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ गया, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन। समझ में आया? नेक्स्ट देखो रियल जीडीपी क्या होता है। मेजर्स एट कांस्टेंट प्राइसेस रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल आउटपुट ग्रोथ बाय रिमूविंग इन्फ्लेशन इफेक्ट। तो एक्चुअल जो आउटपुट ग्रोथ हुआ है जिसमें से हम इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते, इन्फ्लेशन को हटा के जो एक्चुअल आउटपुट ग्रोथ होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे रियल जीडीपी। देखो फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, ये मानी होगी फॉर्मूला ऑफ रियल जीडीपी। अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मेजर्स प्राइस लेवल चेंज ओवर टाइम। तो जब प्राइस लेवल ओवर टाइम चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। देखो यहाँ पे क्या है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये फॉर्मूला हो गया हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, अब कंसेप्ट ऑफ जीडीपी क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन अ कंट्री बॉर्डर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो हमें पता है, बार बार हम पढ़ चुके हैं जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, तो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बट देखो यहाँ पे और क्या है, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड होती है। पहला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा जो कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है विद इन दी कंट्री, तीसरा क्या है इन अ स्पेसिफिक पीरियड, जो गुड प्रोड्यूस होता है इन अ स्पेसिफिक पीरियड उसे हम जीडीपी कहते हैं। एक्सक्लूड क्या क्या होता है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। पता है ना इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि अनफिनिश्ड होता है, याद रखना भूलना मत। सेकंड हैंड गुड्स इसमें से एक्सक्लूडेड होते हैं, ठीक है। कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन या कोई भी अनपेड वर्क नहीं होता। तो इंक्लूड क्या क्या जीडीपी में और एक्सक्लूड क्या क्या आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री गिवन ईयर एट करंट मार्केट प्राइसेस। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होती है इसमें देखो, इफेक्ट ऑफ बोथ प्राइस चेंजेस एंड आउटपुट चेंजेस। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, प्राइस चेंज जो है वो इंक्लूडेड है, प्लस आउटपुट चेंजेस जो है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पे, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू सिग्मा करंट ईयर क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस। ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, रियल जीडीपी क्या है देखो, measures the value of all final goods and services produced at a constant prices. It removes the effect of inflation and deflation, showing true growth in output. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भाई रियल जीडीपी क्या होता है, जो रियल आउटपुट दिखाता हो जिसमें से इन्फ्लेशन को हम एक्सक्लूड करते हैं और जो रियल एक्चुअल जो आउटपुट ग्रोथ हुई है हम सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं, तो वो हो गया हमारा रियल जीडीपी, जिसमें से इन्फ्लेशन जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। देखो तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू सिग्मा करंट ईयर क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। क्लियर? अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, सेम चीज, मेजर्स द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन द बेस ईयर एंड करंट ईयर। तो यहाँ पे जो डिफ्लेटर है ना, जीडीपी डिफ्लेटर, इससे में क्या पता चलता है, इससे में पता चलता है कि भाई करंट ईयर और बेस ईयर्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे आउटपुट में, ठीक है। देखो फॉर्मूला देखो क्या है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 10, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अभी मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब कुछ कुछ मेथड्स है, ठीक है। देखो तो 3 मेन मेथड्स होता है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। पहला क्या है हमारा, प्रोडक्शन मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, दिस मेथड measures the value of all final goods and services produced during a country within a domestic territory. तो अगर कोई ऐसी वैल्यू है, जब मनी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम किसी फाइनल गुड्स या सर्विसेज की मनी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि एक ईयर में विद इन द कंट्री प्रोड्यूस हुई थी, उसे हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। स्टेप्स क्या है देखो, आइडेंटिफाई ऑल प्रोडक्शन सेक्टर्स। पहले क्या करो, सारे प्रोडक्शन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, जैसे मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गया, आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्या करो, इस पे जीवीए का वैल्यू निकालो, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऐड सब्सिडीज टू गेट एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट। अब क्या मिलेगा देखो, अगर आपको ढूंढना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, पहले डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करोगे,
इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करोगे और क्या करोगे, सब्सिडीज को उसमें ऐड कर दोगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो कहाँ यूज करते हैं इसे हम, कंट्रीज जिसके पास प्रोडक्शन का डाटा बहुत ज्यादा होती है उसे हम वहां पे हम इस चीज को, प्रोडक्शन मेथड को यूज करते हैं। समझ में आ गया। अभी देखो एक और मेथड है हमारा इनकम मेथड। एड्स अप ऑल फैक्टर इनकम। अगर मान लो जितना भी फैक्टर इनकम है, जैसे मान लो सैलरी हो गया, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी एंटरप्राइज में जब कोई इंडिविजुअल सैलरी अर्न कर रहा है, वेजेस अर्न कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, आपका टैक्सेस अर्न कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम मेथड। फॉर्मूला देखो क्या है, नेशनल इनकम में क्या क्या ऐड करेंगे, वेजेस के साथ ऐड करेंगे, रेंट अगर कुछ है, अगर कोई इंटरेस्ट है, अगर कोई प्रॉफिट है, अगर कोई मिक्स्ड इनकम है, या फिर अगर कोई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनआई, यानी कि इनकम मेथड। क्लियर। देखो कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें, अगर कोई एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिला है तब, अगर कोई लैंड है, अगर कोई इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। प्रिकॉशंस क्या क्या है इसमें से, हम ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई पेंशन है उसको एक्सक्लूड करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। क्या क्या इंक्लूडेड रहता है इसमें, इंक्लूडेड रहता है हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज ही सिर्फ इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूडेड है, देखो यहाँ पे रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हमारा इनकम मेथड। थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जितनी भी इनकम है तो वो होता है हमारा इनकम मेथड, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है ना एक साल में उसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो फॉर्म्स में, जी का मतलब क्या है, कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर है तो, और यहाँ पे एक्स माइनस एम का मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। स्टेप क्या है देखो, पहले कैलकुलेट क्या करेंगे हम, पहले कैलकुलेट करेंगे हम टोटल हाउस होल्ड स्पेंडिंग, ठीक है। उसमें हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर देंगे और गवर्नमेंट परचेसेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो डिप्रिसिएशन विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ताकि हमें एनडीपी मिल सके। समझ में आया। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऐड सब्सिडीज टू गेट एनआई, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो तीन मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमारे हम कैलकुलेट करते हैं हमारी टोटल एक्सपेंसेस, इनकम यानी कि टोटल इनकम, और फिर हमारा पहला क्या था हमारा, देख लो भाई, फर्स्ट था प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड एक हो गया, इनकम मेथड एक हो गया, और एक हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अभी देखो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इट शोज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है हाउस होल्ड्स में, फर्म्स में, आपस में जो कंटिन्यूअस इनकम और एक्सपेंडिचर का इनकम और फ्लो हो रहा है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो दो सेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है 2 सेक्टर मॉडल, एक होता है 3 सेक्टर मॉडल, ठीक है। देखो तो 2 सेक्टर में कौन कौन है, सिर्फ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ होंगे हाउस होल्ड्स, ठीक है, और एक में सिर्फ होगा फर्म्स, ठीक है। देखो इसमें क्या है, assumptions क्या होगा, ओनली 2 सेक्टर, सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है। क्लियर। देखो हाउस होल्ड स्पेंड ऑल इनकम ऑन कंजम्पशन और सेविंग्स, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एस इज इक्वल टू आई। एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फर्म यूज दीज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे फैक्टर इनकम्स। सिंपल देखो हाउस होल्ड क्या करती है, सब कुछ यूटिलाइज कर रही है, क्या क्या यूटिलाइज करता है वो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म्स क्या करता है, इनके दिए हुए गुड्स को प्रोड्यूस गुड्स है उसको यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं वो, फैक्टर इनकम्स को पे करने के लिए। अब हाउस होल्ड क्या कर रही हैं, अपनी इनकम कहां स्पेंड करते हैं वो, इसी गुड्स एंड सर्विसेज में, जिसमें वो डिमांड को क्रिएट करते हैं। और फर्म्स क्या करती है, इस इनकम को यूज करती है फॉर पेइंग फॉर फर्दर प्रोडक्शन। समझ में आया। सिंपल देखो हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्म क्या करती है, इसके ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो यहां से हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फर्म इसको यूटिलाइज कर रहा है। समझ में आया। अभी देखो जब यूटिलाइज करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज करता है, तो फिर उसको क्या मिलता है, वो फिर पे करता है फैक्टर इनकम, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, अब हाउस होल्ड क्या करती है, अपनी इनकम को कहां स्पेंड कर रहे हैं, अब इनको जो इनकम यहां से मिलेगा ये क्या करेंगे, फिर से स्पेंड करेंगे सेम चीज के लिए, ताकि उनको गुड्स और सर्विसेज मिल सके। समझ में आया। अभी देखो तो फर्म क्या करती है, वापस से क्या करती है, इनकम को
पे करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन में पे करने के लिए यूटिलाइज कर लेती है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सी प्लस आई, सेविंग इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी, इक्विलिब्रियम आई इज इक्वल्स टू एस। लिमिटेशन क्या है कि कहाँ इग्नोर करते हैं इसको हम, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, गवर्नमेंट इग्नोर होगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा इसमें, और कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। तो ये हो गया टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, थ्री सेक्टर मॉडल देखो अब क्या है, इसमें क्या क्या है, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। सिंपल है, मैं बता देती हूँ आप लोग को। हाउस होल्ड है, ठीक है, एक फर्म है और एक है गवर्नमेंट। ठीक है, देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमी इंक्लूड्स गवर्नमेंट अलोंग द हाउसेस एंड फर्म्स। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड मेक्स एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है, इनको क्या मिलता है, टैक्सेस। ये हर लोग से टैक्स को कलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है ना। अभी देखो क्या लिखा है, मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, नो फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म। तो टैक्सेस कौन कौन पे कर रहा है, हाउस होल्ड भी टैक्स पे करती है और फर्म भी टैक्स पे करते हैं। देखो यहाँ पे टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को, ये भी पे कर रहा है यहाँ से गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, कहाँ पे स्पेंड करते हैं इसको, गुड्स में, सर्विसेज में और वेलफेयर प्रोडक्ट में। अगर इनको कुछ पैसा मिला तो ये पैसा कहाँ पे स्पेंड होगा, गुड्स में, सर्विसेज में, कोई भी प्रोग्राम यानी कि कोई सोशल, अगर उनको कुछ फंक्शनिंग करना है तो सोशल चीज में यूज होता है। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स रिसीव करती है हाउस होल्ड और फर्म से, वो उसी पैसों को उनके वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट परचेसेस फ्रॉम बिजनेसेस एंड प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स टू हाउस होल्ड। अब ये क्या कर रही है, इस पैसे से, इसी से सामान खरीद रहा है। देखो मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड, दिखाती हूँ आप लोग को मैं एक चीज। देखो यहां है हाउस होल्ड, ठीक है, ये हाउस होल्ड है, ये हो गया हमारा फर्म, ठीक है, और ये हो गया हमारा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ना फर्म से और हाउस होल्ड से टैक्स को कलेक्ट करती है, कलेक्ट कर लिया। अब ये क्या करेंगे, कहां यूटिलाइज करेंगे, ये पैसों को कहां यूटिलाइज करते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो इसी पैसे से ये गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, सारे गुड्स को किसको देंगे, फर्म्स को। ठीक है, फिर फर्म से ही किसको बेचेंगे, हाउस होल्ड्स को, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका भी कमाई हो गया, इसका भी कमाई हो गया और इसका भी कमाई हो गया। तो ये है टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो थोड़ा सा बुद्धि चलाओगे ना, सारी चीजें यहां समझ में आ जाएंगी। देखो, गवर्नमेंट परचेसेस फ्रॉम बिजनेसेस एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स टू हाउस होल्ड। तो ये फर्म से परचेस कर रही है और फिर हाउस होल्ड को परचेस करके दे रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा थ्री सेक्टर मॉडल, जहां पे गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है एंड फर्म्स है। समझ में आ गया। देखो अभी फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, जी इज मोर देन टी, इट मींस द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स रेवेन्यू। अगर मान लो जी इज मोर देन टी है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू पे ज्यादा खर्चा कर रही है। ठीक है, बोरोइंग एंड कैन रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, चलो देखो, अब नेशनल इनकम का मेजर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देख लो। सिंपल है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस शोज हाउ वेल द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, दिखाते कि भाई कितने अच्छे से इकोनॉमी जो है वो परफॉर्म करती है। क्लियर, पॉलिसी मेकिंग है, देखो हेल्प्स गवर्नमेंट डिजाइन टैक्स, बजट एंड वेलफेयर पॉलिसीज। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाता है, ये कंपैरिजन का ग्रोथ होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्प्स कंपेयर विद अदर कंट्रीज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हमने पिछले साल इतना इनकम किया, हमने पिछले साल इतना लॉस किया है, तो कंपैरिजन के लिए हमारी हेल्प हो जाएगी इसमें। इकोनॉमिक प्लानिंग है, देखो क्यों यूज होता है, इसे यूज करते हैं फॉर डिसाइडिंग रिसोर्सेज और एलोकेशंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम। लिमिटेशंस देखो क्या है, नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज क्या क्या है, हाउस होल्ड वर्क, वॉलंटियर वर्क नॉट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, कोई भी इलीगल या कोई भी ब्लैक इकोनॉमी को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर, कोई भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, कोई भी हाई नेशनल इनकम डजंट मीन एवरीवन बेनिफिट्स इक्वली। अगर मान लो कोई नेशनल इनकम का बढ़ाओ गया है, मतलब बढ़ गया उस पर कोई अमाउंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई सारे लोग इक्वली इसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, डेवलपिंग अ कंट्री दैट फेस डाटा कलेक्शन इश्यूज, जीडीपी इग्नोर्स पॉल्यूशन और रिसोर्सेज डिप्लेशन। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम।
ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट था हमारा मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। उसके बाद इंपॉर्टेंट था हमारा मॉडल्स, 2 सेक्टर मॉडल एंड 3 सेक्टर मॉडल। तो ये जो 5 टॉपिक है ना, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल्स की पेजेस थी ना, ये वाली जो हमारी फॉर्मूला थी, इसको अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। चल, चैप्टर को मैंने बहुत ही आसानी से समझा दिया आप लोग को, उतना कोई वास्ट नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, इस नोट्स को जब मैं ऐड करूंगी ना डिस्क्रिप्शन में, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप की चैनल भी ऐड की हुई है। आपको अगर कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको फोटो खींच के भेज दो व्हाट्सएप पे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।